प्रश्नावली 11.2 कक्षा 8 विषय गणित। तो 11.2 को शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक है तो पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें है कि प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। तो प्रतिलोम अनुपात, अप्रत्यक्ष अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती, ये तीनों एक ही है। तो ये होता क्या है, ठीक है। तो प्रश्न को करने से पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, तो यह अनुपात जो होता है, इस अनुपात में दो राशियों में संबंध इस प्रकार होता है कि जब एक राशि का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान घटे तथा जब एक राशि का मान घटता है तो इसी अनुपात में दूसरी राशि का मान बढ़े तो उसे प्रतिलोम अनुपात या अप्रत्यक्ष अनुपात या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है। ये आपको परिभाषा समझ में आई होगी। इसमें क्या होता है कि इस अनुपात में दो राशियों में संबंध इस प्रकार होता है कि जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में घटता है, ठीक है। जब एक राशि का मान एक निश्चित अनुपात में घटता है तो दूसरी राशि का मान उसी अनुपात में बढ़ता है, ठीक है। ये होता है प्रतिलोम अनुपात। जैसे मान लिया जाए आप जोधपुर से कहाँ जा रहे हो, जयपुर। जोधपुर से जा रहे हैं हम जयपुर, ठीक। अब जो हमारी गाड़ी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है गाड़ी, तो इसे जयपुर पहुंचने में समय लग रहा है कितना, 6 घंटे, ठीक है। अब गाड़ी की चाल हमने बढ़ा दी, 50 की जगह कर दी इसकी चाल क्या, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब चाल बढ़ा दी तो समय क्या हो जाएगा, कम, 3 घंटे ही रह जाएगा। और यदि इसकी चाल बढ़ा दें तो समय और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे इसकी चाल बढ़ेगी वैसे वैसे समय घटेगा, यानी एक राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी राशि का मान कम हो रहा है। यदि मान लिया जाए इसकी चाल को हम कम कर देते हैं, जैसे 50 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे कर देते हैं, तो ये समय और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई, समय ज़्यादा लगेगा। तो ये क्या है, आपका प्रतिलोम अनुपात है। इसी को बोलते हैं हम प्रतिलोम अनुपात। मान लिया जाए 10 टॉफियाँ हैं। कितनी टॉफियाँ हैं, 10 टॉफियाँ। अब 10 टॉफियों को हमें मान लिया जाए हमने इसको 5 में बांटना है, 5 बच्चों में। तो 5 बच्चों में प्रत्येक को कितनी मिलेंगी, 2-2। मान लिया जाए टॉफी ये 10 ही है और बच्चे कर दिए हमने कितने,
हाँ, बच्चे जैसे ये 4 कर दिए तो उनको मिलने वाली क्या हो जाएंगी टॉफियों की संख्या, ज़्यादा हो जाएगी। बच्चे मान लिया जाए हमने और बढ़ा कम कर दिए तो उनको यानी टॉफियों की संख्या क्या होगी, और बढ़ती चली जाएगी। यानी जैसे टॉफियों की संख्या बढ़ रही है, सॉरी, जैसे ये टॉफियाँ हैं तो इसमें जैसे जैसे बच्चों की संख्या घट रही है तो टॉफियों की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरीके से क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात है। अब प्रतिलोम अनुपात का सूत्र क्या होता है, आपको स्थिति का पता लगते ही क्या करेंगे, हम इसमें सूत्र लगाएंगे। तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, सूत्र, और ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, x1 बटे x2 बराबर y2/y1, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक प्रत्यक्ष अनुपात का होता है सीधे अनुपात का, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ। प्रत्यक्ष अनुपात का क्या होता है, x1/x2 बराबर y1/y2, यानी सीधे में देखो सीधा अनुपात बोलते हैं इसको, तो सीधे में ये दोनों ही सीधे हैं, x1/x2 y1/y2। लेकिन ये प्रतिलोम है, उल्टा है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा और प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा। तो जो सीधा है उसका मतलब ये x1 दोनों ऊपर आ रहे हैं और ये 2 नीचे आ रहे हैं। लेकिन प्रतिलोम जो उल्टा होता है इसमें, ये तो सीधा है लेकिन ये क्या है, उल्टा। तो इसको याद करने की ट्रिक है ये। तो अब देखते हैं इसको प्रश्नावली शुरू करते हैं। अब ये देखो प्रश्नावली 11.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। पहला है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। जैसे व्यक्तियों की संख्या है और कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है, तो जैसे किसी काम को 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, जैसे किसी काम को 2 व्यक्ति कर रहे हैं 2 दिन में, 2 दिन में 2 व्यक्ति कर रहे हैं पूरा कार्य को, और यदि व्यक्तियों की संख्या हमने कर दी कितनी, 4, तो वो कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 1 दिन में ही। यानी जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही काम में जो समय लग रहा है वो कम होता जाएगा, और यदि व्यक्तियों की संख्या हम कम कर देंगे तो काम में जो लगने वाला समय है वो ज़्यादा लगेगा। तो यानी क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात है। इसमें क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात, पहले का आंसर, ठीक। दूसरा देखो, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अब इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। इसका मतलब है कि यात्रा में यदि समय लिया जा रहा है तो उसकी दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है, और समय यदि कम लिया जा रहा है तो उसकी दूरी भी कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि चाल क्या है उसकी, समान। तो यानी जब एक का मान बढ़ रहा है यानी दूरी बढ़ रही है तो समय बढ़ रहा है, दूरी घट रही है तो समय भी घट रहा है, ठीक है। यानी एक निश्चित अनुपात में दोनों में कमी और वृद्धि हो रही है। तो इसलिए क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, अनुपात में नहीं है, ठीक। फिर देखो ये तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, ठीक है। इसमें देखो ये है कि यदि खेती की भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो काटी गई फसल भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और यदि खेती की भूमि का क्षेत्रफल हम कम कर देंगे तो काटी गई फसल का भी क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। यानी खेती लायक यदि भूमि का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो काटी गई फसल भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है दोनों में यानी कि वृद्धि भी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है, एक में कमी करेंगे तो दूसरे में भी कमी होगी। तो इसलिए क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से चौथा देखते हैं, एक निश्चित यात्रा जो है वो निश्चित है, लिया गया समय और वाहन की चाल।
अब देखो यात्रा निश्चित है, यदि उसमें हम वाहन की चाल बढ़ा देते हैं तो समय क्या लगेगा हमें, कम। ठीक है, और यदि वाहन की चाल कर देते हैं हम कम तो समय लगेगा ज़्यादा। इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात में है, चौथे का आंसर। ठीक, पांचवा देखो, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। किसी देश की जनसंख्या, अब देखो सीधी सी बात है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति जगह जो है, क्षेत्रफल का मतलब जगह, जगह कम पड़ेगी, और यदि जनसंख्या कम है तो प्रति व्यक्ति का जो जगह है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो जगह कम मिलेगी, और जनसंख्या घटेगी तो जगह हमें ज़्यादा मिलेगी। क्षेत्रफल का मतलब जगह, तो इसका मतलब एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान घट रहा है, और एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा देखते हैं, एक टेलीविज़न गेम शो में रुपये 1,00,000 की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। यानी रुपये जो है पुरस्कार की वो 1,00,000 रुपये हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका देखो ये सारणी दे रखी है, विजेताओं की संख्या 1 है तो एक को कितनी, 1 है ये संख्या, तो कितनी मिल रही है, 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं। फिर हो गई विजेताओं की संख्या 2, तो 2 में 1,00,000 को बांट दिया तो 50-50 हज़ार मिली। ठीक है, फिर संख्या हो गई 4, तो अब ये 4 संख्या हो गई तो उनको राशि जो है वो और कम मिलेगी। 5 हो गई फिर और भी कम, 8 हो गई संख्या तो फिर और भी कम मिलेगी। यानी विजेताओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनको मिलने वाले जो पुरस्कार की राशि है वो कम होती चली जाएगी। यानी जैसे जैसे संख्या बढ़ी वैसे वैसे पुरस्कार की राशि कम होगी। आई बात समझ में? तो इससे क्या है, हमें पता लग गया कि एक राशि का मान तो बढ़ रहा है और उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान घट रहा है। तो कौन से नियम में होता है ये, प्रतिलोम अनुपात में। ठीक है, तो प्रतिलोम अनुपात का नियम लगा करके और इसको हम हल कर देंगे। विजेताओं की संख्या पुरस्कार की राशि या दी जाने वाली पुरस्कार की राशि के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अभी हमें पता चल गया कि ये प्रतिलोम अनुपात है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब प्रतिलोम अनुपात। अतः प्रतिलोम अनुपात से, प्रतिलोम अनुपात का सूत्र क्या है, x1/x2 बराबर y2/y1। ठीक है, तो अब हमें ये पुरस्कार की राशि निकालनी। तो देखो ये x1 ये x2 और ये मान लिया मैंने x3, सॉरी ऊपर वाले लाइन को तो मानेंगे हम x और नीचे वाले को मानते हैं हम y। तो ये y1 y2 ये हो गया y3 y4 y5 y6 और y7। ठीक है, अब इसमें देखो अभी y3 का मान निकालना है हमें, y3। तो पहले तो आपको ये अनुपात लेना है, पहले अनुपात को आपको फिक्स कर लेना है, ये x1 और ये x2। ठीक है, सॉरी ये तो हो गया आपका x1 और ये हो गया y1। ठीक है, अब हमें ये y3 निकालना है, तो ये x1 y1 और इसको मान लेंगे हम x2 और y2, x2 और y2। ठीक है, तो देखो ये चाहो तो आप इधर इसमें मान भी रख सकते हो। x1 और y1 ये तो फिक्स है हमारे, x1 बराबर है 1, ठीक है,
और ये बाई 1 बराबर है 1,00,000। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो बाई 3 और ये x3, तो इसको हम क्या रख लें, इसको तो मान लेते हैं हम x2 और इसको मान लेते हैं बाई 2। बाई 2 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बाई 2 की जगह हमें क्या रखना है, बाई 3 रखना है। ठीक है, इसलिए मान रहे हैं हम इसको। तो देखो ये x1 x2, x1 1 और x2 4, तो 1/4 बाई 2 बटे बाई 1, तो बाई 2 कौन है, बाई 3, और बाई 1 कौन है, बाई 1 है 1,00,000। ठीक है, क्या कर देंगे इनका तिर्यक गुना करने पर, तो ये बाई 3 गुना 4 कर देंगे और ये कर देंगे, तो इसको गुना कर दो। बाई 3 गुना 4 बराबर 1,00,000 गुना 1 किया तो 1,00,000, बाई 3 बराबर 1,00,000 बटे में क्या आ जाएगा 4 बराबर 4 का भाग दिया है इसमें कितनी बार जाएगा 25,000। तो बाई बराबर आगे बाई 3 बराबर आगे कितना 25,000। तो ये बाई 3 का मान आ गया 25,000। अब हमें क्या निकालना है, बाई 4। ठीक है, तो बाई 4 निकालते हैं पुनः। अब इसमें देखो x1 और y1 तो ये है ही हैं आपके, x1 बराबर 1 और y1 बराबर 1,00,000। अब क्या निकालना है हमें, ये तो हमने निकाल ही लिया, अब निकालना है बाई 4। ठीक है, तो ये तो हो गया x2 और ये हो गया आपका बाई 2। x2 बराबर है कितना 5 और बाई 2 बराबर है कितना बाई 4। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात से सूत्र रखते हैं x1 बटे x2 बराबर बाई 2 बटे बाई 1। x1 1, x2 5, बाई 2 4, बाई 2 की जगह बाई 4 और बाई 1 की जगह कितना है 1,00,000। ठीक है, तिर्यक गुना करते हैं इसका, तिर्यक गुना करने पर। ठीक है, तो बाई 4 गुना 5 करेंगे बराबर 1,00,000 गुना 1 करेंगे तो 1,00,000। अब बाई 4 तो क्या हो जाएगा 1,00,000 बटे में आ जाएगा ये 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 दूनी के 10 और कितनी 0 4 0, तो बाई 4 बराबर आ गया कितना 20,000। ठीक है, अगला देखो अब, तो ये जो इसमें ये बाई 4 है, इस बाई 4 का मान भी निकाल लिया हमने, कितना आ गया ये 25, सॉरी बाई 4 का मान आ गया ये 20,000। अब हमें किसका मान निकालना है बाई 5 का। ठीक है, तो बाई 5 में देखो अब पुनः है। ठीक, तो देखो ये x1 और बाई 1 तो वो है ये फिक्स हमारा, तो x1 तो हो गया 1 और बाई 1 हो गया 1,00,000। ठीक, अब हमें मान किसका निकालना है बाई 5 का, बाई 5। तो देखो ये बाई 5 तो मान लिया हमने क्या, ये बाई वाली लाइन में, तो ये हो गया क्या बाई 2। ठीक है, और ये x2 क्या हो गया x2 8 हो गया। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात से वही, प्रतिलोम अनुपात से
तो वही x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। मान रख दो इसमें 1 बटे 8 बराबर y2 की जगह y5 और y1 की जगह 1,00,000। ठीक है, क्या कर देंगे इनका त्रियक गुना। करने पर ठीक, तो y5 गुना 8 बराबर 1,00,000 गुना 1 करेंगे तो 1,00,000। अब y5 का मान निकालना है तो 1,00,000 बटे कितना हो जाएगा 8। 8 का भाग दे दो इसमें 1,00,000 में, तो देखो ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और डबल 0 भाग दे के देख लेना आप अलग से, तो ये आ जाएगा 12,500 बाई 5। ठीक है, तो हमने ये बाई 5 का मान भी निकाल लिया। अब निकालना है हमें बाई 6। ठीक है, तो बाई 6 का मान कैसे निकालते हैं, देखो इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो बाई 6 पुनः है, तो देखो ये x1 और y1 के मान तो फिक्स हैं ही, ये x1 बराबर 1 और y1 बराबर 1,00,000। ठीक है, अब हमें ये निकालना है बाई 6। बाई 6 है तो ये हो गया आपका क्या y2 बराबर बाई 6 और ये हो गया x2 बराबर 10। x वाले लाइन में तो ये x2 हो गया, ये y वाले लाइन में तो ये y2 हो गया। वही प्रतिलोम अनुपात से लगाओ सूत्र। अतः प्रतिलोम अनुपात से, तो क्या हो जाएगा x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। x1 कौन है 1, x2 कौन है 10, y2 बाई 6, y1 1,00,000। क्या कर देंगे इनका त्रियक गुना। त्रियक गुना कर दो, यहाँ पर लिख देंगे त्रियक गुना करने पर। ठीक, बाई 6 गुना 10 बराबर 1,00,000 गुना 1 तो 1,00,000। ठीक है, बाई 6 बराबर 1,00,000 बटे में आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 कट गई, तो बाई 6 बराबर कितना आ गया 10,000। बाई 6 का मान भी आ गया, ये बाई 6 का भी मान निकाल लिया हमने। कितना आ गया, कितना आया 10,000। अब हमें मान निकालना है बाई 7 का, बाई 7। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम इसी तरह निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो ये पुनः है x1 y1 तो ये है ही है, x1 बराबर 1 y1 बराबर 1,00,000। ठीक है, अब हमें मान निकालना है किसका बाई 7। तो बाई 7 है तो ये क्या है आपका बाई 2 बराबर बाई 7 और ये 20 जो है ये क्या है आपका x2। ठीक, तो वही प्रतिलोम अनुपात का सूत्र लगाते हैं। अतः प्रतिलोम अनुपात से क्या हो जाएगा x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। x1 है 1, x2 है 20, y2 है 7 बाई 7 और y1 है 1,00,000। त्रियक गुना कर देंगे
इसका कर देंगे इससे और इसका कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 20, 1,00,000 गुना 1 करेंगे तो 1,00,000, 22/7 बराबर 1,00,000 बटे 20, 1 0 से 1 0 खत्म, कट गया, 2 पंजे 10 और 3 0, यानी 22/7 कितना आ गया 5,000। तो इस तरीके से हमने ये सभी मान निकाल लिए हैं। 22/7 भी आ गया कितना 5,000। तो अब ये y3 की जो जगह है वो यहाँ पे लिख देंगे, y4 लिख देंगे, y5 लिख देंगे, इनके मान को हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब है प्रश्न नंबर 3। 3 क्या है देखो, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हों। ठीक है, यानी वो उन तीलियों से पहिया बना रहा है। वो क्या बना रहा है, पहिया। आगे देखो, निम्न सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तीलियों की संख्या 4, 6, 8, 10, 12 बढ़ती जा रही हैं तीलियां। क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, यानी दो तीलियों के बीच में जो कोण बन रहा है वो ये है। तो देखो 90 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, यानी जैसे जैसे तीली बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो कोण है उनके बीच का वो कम होता जा रहा है। यानी एक का मान बढ़ता जा रहा है और दूसरे का मान घटता जा रहा है। तो इससे हमें पता लगा है कि ये कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका पहला सवाल, तो क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात में है, तो ये प्रतिलोम समानुपात में ये हमें दिख रहा है और इसको अब हम आगे हल भी करेंगे। तो पहले इसकी सारणी बनाते हैं। ये देखो मैंने ये प्रश्न नंबर 3 क्या बना ली, ये सारणी। ठीक है, इनके बीच का कोण है 90 डिग्री और ये है इसका 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बताया है कि ऊपर वाली लाइन जो होगी उसको मानेंगे x और नीचे वाले को मानेंगे y। ठीक है, तो इसमें देखो ये x1, x2, x3, x4, x5 और ये y1, y2, y3, इसको क्या मान लिया हमने y3, इसको मान लिया मैंने y4 और इसको मान लिया मैंने y6। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग ही गया कि भाई जब तीली बढ़ती जा रही है तो इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कम होता जा रहा है, एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान उसी अनुपात में घट रहा है, तो ये प्रतिलोम अनुपात हो गया। तो क्या करेंगे, इनके बीच के कोण निकालेंगे हम प्रतिलोम अनुपात से। तो देखो ये इसमें देखो जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इनके बीच का कोण घटता जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, माना तीलियों की संख्या x तथा इनके बीच का कोण y है। क्या मान लिया हमने, y, तथा तीलियों की संख्या बढ़ रही है और इनके बीच का कोण घट रहा है। जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इनके बीच का कोण घट रहा है, यानी एक की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरे की जो है मान घटता जा रहा है। तो अतः प्रतिलोम अनुपात से
ठीक है। किसका मान निकालेंगे हम? पहले y3 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो पहला है, ये जो पहले पहले जो हैं, x की लाइन में पहला और y की लाइन में पहला, ये तो होगा हमारा x1, ठीक है, और ये होगा हमारा y1। ये फिक्स है आपके, ठीक है। ऊपर वाली x वाली लाइन में x1 और ये y1, सब में हमें यही मानना है, x1 और y1। और x2 और y2 के मान हमें आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे इनके मान बदलते जाएंगे, लेकिन ये हमें फिक्स रखने हैं, ठीक है, जिससे हमें बार बार मान बदलने में दिक्कत, बार बार मान बदलेंगे तो दिक्कत आएगी। अब ये मान फिक्स हो गए तो इससे हमें x1 और y1 के मान में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। तो x1 कितना है? 4, और y1 कितना है? 90, ठीक है। अब हमें y3 निकालना है, तो ये तो हो गया y2 और ये हो गया x2, ऊपर की लाइन में x2 और नीचे की लाइन में y2। तो x2 बराबर कितना है? 8, और y2 बराबर कितना है? y3, ठीक है। और इसमें सूत्र लगा दो। सूत्र क्या है? x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1, ठीक है। तो x1 4, x2 8, y2 की जगह y3 रखना है और y1 की जगह 90 रखना है। त्रियक गुना कर देते हैं इसका। क्या कर देते हैं? त्रियक गुना। तो त्रियक गुना करो, y3 गुना 4 बराबर 90 गुना, सॉरी, y3 गुना 8 होगा, ये क्या होगा? 8, और 90 गुना 4। अब y3 का मान निकालना है, तो 90 गुना 4 बटे में क्या आ जाएगा? 8। तो देखो, ये 4 से 2 बार और ये 2 से 90 कट गया कितनी बार? 45 बार, यानी 2 का भाग 90 में देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये y3 का मान कितना आ गया? 45 डिग्री, ठीक है। तो इस y3 की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ये y4 निकालना है, y4। तो y4 में देखो, पुनः है वही प्रतिलोम अनुपात से ही, x1 तो कितना है? 4, y1 कितना है? 90, ठीक है। और ये x2 बराबर 10 और y2 बराबर y4 प्रतिलोम अनुपात से। सूत्र क्या है? x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। मान रखना है हमें, कुछ नहीं करना है। x1 कितना है? 4, x2 10, y2 कितना है? y4 और y1 है 90। त्रिक गुना करेंगे इसका, इससे कर देंगे, y4 गुना 10 और 90 गुना 4। y4 का मान 90 गुना 4 बटे 10, 1 0 से 1 0, y4 9 गुना 4, 9 चौका 36 डिग्री आंसर आ गया y4, ठीक है। इसके बाद में निकालना है, देखो y4 भी निकल के आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अब निकालना है हमें y5, 5 है ये y5, ठीक है। y5 निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? x और ये y1 के मान तो हमें फिक्स है, x1 तो कितना है? 4 और y1 है 90। तो ये देखो, पुनः है x1 बराबर 4 और y1 बराबर 90, ठीक है। x2 का मान 12 और y2 का मान y5। x2 का मान है 12 और y2 का मान है y5, वही प्रतिलोम अनुपात से।
यानी x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। मान रख दो 4 बटे 12, y2 की जगह y5 और y1 की जगह 90। त्रिक गुना कर देंगे दोनों का, तो ये हो गया y5 गुना 12 बराबर 90 गुना 4। ठीक है, अब y5 का मान निकालना है हमें, तो 90 गुना 4 बटे में क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको काटो, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, 3 का भाग दिया 3 तिया और 0 की 0, तो y5 का मान आ गया कितना 30 डिग्री। तो अब हमें क्या पता लगा, y5 का मान आ गया कितना 30 डिग्री। अब देखो ये जैसे जैसे तीली बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनके बीच का कोण देखो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कोणों के मान जो है वो घटते जा रहे हैं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखो, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है? तो प्रतिलोम अनुपात में ही तो है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्या कह रहा है, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। यानी 15 तीली हैं, कितनी तीली हैं 15, और उनके बीच का कोण निकलवा रहा है। तो देखो ये तीली हमारी 4 तीलियों के बीच 90 डिग्री, अगली बार में तीली आ जाएंगी यहाँ कितनी 15, और यहाँ पे मान लेंगे हम 22। ठीक है, तो वही प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो ये मैंने तीसरे प्रश्न की दूसरा जो है उसकी सारणी बनाई है, तीलियों की संख्या और बीच का कोण। तीलियों की संख्या देखो, ये तीलियों की संख्या 4 है तो इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 और 90 डिग्री। फिर ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर दूसरे में, देखो ये कि यदि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों की संख्या कितनी है 15, तीलियों की संख्या 15 है, तो पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। यानी इनके बीच का जो कोण है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। माना 15 तीलियों की संख्या होने पर इनके बीच का कोण बाई है। क्या मान लिया हमने बाई। ठीक है, अब ये हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनके बीच का जो कोण है वो घटता चला जाएगा, यानी प्रतिलोम अनुपात से। तो अतः प्रतिलोम अनुपात से क्या हो जाएगा, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। तो इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x1 ये x2 ये। ठीक है, ये तो क्या है हमारा x1, ये है x2, ये है y1 और ये है आपका y2। ठीक है, तो x1 की जगह रखो 4 बटे 15, y2 कौन है y1 कौन है 90 डिग्री। क्या कर देंगे त्रियक गुना, तो त्रियक गुना करने पर, ठीक, त्रियक गुना करते हैं इसका, तो y गुना 15 बराबर 90 गुना 4, y का मान तो 90 गुना 4 बटे, y से गुना कौन हो रहा है 15, तो ये हो जाएगा बटे में 15।
15 का भाग दिया 90 में, 15 छिक्की 90, तो बाई बराबर 6 गुना 4, और बाई का मान कितना आ गया 6 चौका 24 डिग्री। यानी तीलियों की संख्या जब 15 है तो इनके बीच का कोण क्या होगा बाई 24 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अतः 15 तीलियों की संख्या होने पर इनके बीच का कोण, यानी दो तीलियों के बीच का कोण बराबर 24 डिग्री। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, तीसरा क्या कह रहा है इसका, देखो यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। यानी अब की बार क्या कर रहा है ये कि कोण दे दिया है, यहाँ दे दिया है हमें क्या कोण, और क्या निकलवा रहा है तीलियों की संख्या। तो जैसे कोण दिया है 40 डिग्री तो यहाँ पे 40 डिग्री रख देंगे हम, और तीलियों की संख्या यहाँ पे ये x निकलवा रहा तो यहाँ रख देंगे x। ठीक है, तरीका यही रहेगा जैसे अभी हमने ये दूसरा किया है इसी की तरह। ठीक है, तो करते हैं इसको। देखो ये तीसरे की मैंने सारणी बना ली है, इसमें तीलियों की संख्या तो वही 4 और 90। ये देखो तीलियों की संख्या 4 और इनके बीच का कोण 90 डिग्री। अभी क्या कह रहा है तीसरे में कि यदि क्रमागत तीलियों के बीच के युग्म के बीच का जो कोण है वो 40 डिग्री है, यानी कि ये बीच का जो कोण है वो कितना है 40 डिग्री, तो इनकी क्या है तीलियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो तीलियों की संख्या क्या होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, माना बीच का कोण यानी दो क्रमागत दो तीलियों के बीच का कोण कितना है 40 डिग्री। माना एक युग्म या क्रमागत तीलियों के बीच का कोण 40 डिग्री है तो तीलियों की संख्या बराबर x है। ठीक है, यानी तीलियों की संख्या तो निकलवा रहा है हमने, तो क्या मान लिया हमने x मान ली है तीलियों की संख्या। तब इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमें पता लग ही रहा है कि भाई कोण है तो कोण का मान घटता जा रहा है, तो तीलियों की संख्या बढ़ती है तभी तो कोण का मान घटता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः प्रतिलोम अनुपात से, प्रतिलोम अनुपात से, तो सूत्र लिखेंगे इसका x1 बटे x2 बराबर बाई 2 बटे बाई 1। तो ऊपर वाली लाइन x और नीचे वाली लाइन बाई, तो x1 4, x2 x, बाई 2 40, बाई 1 90। अब इनको चाहें तो लिख भी सकते हैं ये। ठीक है, ये हो गया आपका x1, ये x2, ये बाई 1 और ये बाई 2। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, इनका तिर्यक गुना कर देंगे, x गुना 40 करेंगे, x गुना 40 बराबर 90 गुना 4। क्या निकालना है हमें, x का मान निकालना है। तो 90 गुना 4, x से गुना कौन हो रहा है 40, तो जो गुना होता है वो इधर बटे में हो जाता है इधर आके, 0 से 0 और ये 4 से 4, x बराबर 9। और x हमने क्या मानी है, तीलियों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अतः
तीलियों की संख्या, ये पूरी लाइन लिख करके कितनी आ जाएगी 9। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, बच्चे कितने 24, तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। 24 बच्चे हैं तो प्रत्येक को कितनी मिल रही हैं 5। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, कुल बच्चे 24 हैं तो कमी कर दी 4 की, तो कितने रह गए 20 बच्चे रह गए। बच्चे 20 हो गए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब देखो बच्चों की, भाई 24 बच्चे हैं तो 5-5 मिठाई मिल रही हैं। अब बच्चे रह गए 20 तो उनकी मिठाइयाँ बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। जैसे बच्चों की संख्या घटती जाएगी वैसे ही मिठाइयों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। तो सूत्र लगा देंगे इसका और इसको हल कर देंगे। तो देखो ये चौथा, कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे हैं 25। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिल रही है, अतः मिलने वाली मिठाई कितनी मिल रही है 5। ठीक है, अब दोबारा प्रश्न बोल रहा है कि 4 बच्चे यानी बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जा रही है। पुनः बच्चों की संख्या में 4 की कमी होने पर बच्चे कितने रह जाएंगे, 25 माइनस 4 तो 20 बच्चे रह गए। कितने बच्चे रह गए 20। तो अब हमें क्या निकालनी है, मिठाई की संख्या निकालनी है। जब बच्चे 20 हैं तो प्रत्येक को कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 20 बच्चे होने पर प्रत्येक को मिलने वाली मिठाई की संख्या क्या मान ली, 22 मान ली हमने, 22 है। ठीक है, तो अब इसकी क्या बनाते हैं हम, सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाते हैं तो एक तरफ तो लिखेंगे क्या, बच्चे, और एक तरफ लिखेंगे मिठाई। बच्चे कितने 25 तो प्रत्येक को कितनी मिल रही है मिठाई 5। बच्चे रह गए कितने 20 तो प्रत्येक को कितनी मिल रही है मिठाई 22। ठीक है, ये हमने क्या बना ली, सारणी। ठीक है, अब देखो ये हमें पता लग ही गया कि भाई जैसे यानी बच्चों की संख्या में कमी हो रही है वैसे ही मिठाई की संख्या में क्या होगी, उनको मिलने वाली जो मिठाई होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अतः प्रतिलोम अनुपात से क्या है सूत्र, x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, पहली लाइन जो होगी वो x होगी और दूसरी लाइन y। तो ये हो गया आपका क्या, x1, ये x2, ये y1 और ये y2। मान रख दो इसमें, तो 25x1 25 x2 20 यानी 25 बटे 20। y2 की जगह क्या है y और y1 की जगह क्या है 5। ये x1 x2 बराबर y2 बटे y1, तो x1 की जगह 25 x2 की जगह 20 तो 25 बटे 20। y2 की जगह कितना है y तो ये y लिख दिया। y1 की जगह कितना है 5 तो ये 5 लिख दिया। अब इनका क्या करते हैं, तिर्यक
गुना करते हैं। ठीक है, तो इधर लिख दिया मैंने त्रियक गुना करने पर। ठीक है, देखो 22 गुना 20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 गुना 22 कर दिया, 25 गुना 5। ठीक है, तो अब 22 का मान निकालना है तो 25 गुना 5, 20 इधर आके बटे में हो जाएगा। अब इसको काट दो, तो देखो ये काटते हैं इसको, तो 5 का भाग दिया 4 बार और 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 छिक्की 24, बच गया 1, पॉइंट लगा देंगे, 1 पे 0 तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 22 बराबर 6.25। यानी जो अब 22 हमने क्या मानी है, मिलने वाली मिठाई की संख्या, मिठाई की संख्या तो मारनी है ये 22, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई बराबर 6.25 होगी। ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। पशु कितने हैं, 20 पशुओं के लिए भोजन कितने दिन का हो रहा है, 6 दिन का। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, तो 10 पशु और आ जाएंगे तो कुल पशु कितने हो जाएंगे, 20 और 10 30, तो 30 पशु हो जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। अब देखो इसमें 20 पशु हैं तो 6 दिन के लिए हो रहा है। अब पशु 20 तो पहले के और 10 और आ गए उसमें, तो कितने हो गए 30, तो 30 यानी संख्या बढ़ गई, तो दिनों की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे पशुओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका जो भोजन है वो कम दिनों के लिए होता चला जाएगा। यानी संख्या में वृद्धि हो रही है तो जो भोजन का जो दिन है वो कम होता जा रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यह अनुपात है वो कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। तो इसमें ये सूत्र लगाएंगे और इसको हल कर देंगे। देखो इसमें पशुओं की संख्या कितनी है, 20। पशुओं की संख्या कितनी है, 20। तो कितने दिन तक भोजन पर्याप्त है, वो 20 पशु हैं तो 6 दिन तक। अतः पर्याप्त भोजन पर्याप्त भोजन बराबर 6 दिन। अब पशुओं की संख्या में 10 की वृद्धि और हो गई। ठीक है, चूंकि पशुओं की संख्या में 10 की वृद्धि होने पर पशु कितने हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे 20 तो पहले थे और 10 ये, तो कितने हो गए कुल पशु, 30। अब ये कह रहा है कि जब 30 पशु हो जाते हैं तो वो भोजन है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, माना 30 पशु होने पर 30 पशु होने पर पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या बराबर 22 है। यानी हमने जब पशुशाला में 30 पशु हो जाते हैं तो वो पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या क्या मान ली हमने, 22 मान ली। ठीक है, तो अब क्या बना लेते हैं इसकी सारणी। तो सारणी बनाते हैं, पशुओं की संख्या
ठीक है। पशुओं की संख्या कितनी है? 20। तो पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त भोजन के दिन कितने हो रहे हैं? 6। अब संख्या हो गई 20 की जगह कितनी? 30। तो पर्याप्त भोजन के दिन क्या माने हमने? पर्याप्त भोजन के दिन क्या माने थे? 22। तो ये हमारी सारणी। अब देखो, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या होगी? पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या घटती जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? अतः प्रतिलोम अनुपात से, ठीक है, सूत्र लिखेंगे x1 बटे x2 बराबर y2 बटे y1। ठीक है, तो ये ऊपर वाली लाइन हमेशा x और नीचे वाली लाइन y मानते हैं। तो ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 हो गया, ये y2। ठीक है, तो x1 20, x2 30, तो ये 20 बटे 30। फिर y2 क्या रखना है हमें? y1 की जगह 6। ठीक है, क्या कर देते हैं इनका? तिर्यक गुना। तो यहाँ पर लिख देंगे तिर्यक गुना करने पर। ठीक है, तिर्यक गुना करते हैं इसका। तो तिर्यक गुना करेंगे तो ये 22 गुना 30 करेंगे और ये 20 गुना 6। तिर्यक गुना, कैंची गुना या वज्र गुना एक ही बात होता है ये। ठीक है, अब 22 का मान, तो 22 बराबर 20 गुना 6 बटे 30। देखो, एक जीरो से एक जीरो और 3 दूनी 6। तो 22 बराबर 2 गुना 2 कितना आ गया? 4। और 22 हमने क्या माना था? पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अतः पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या बराबर 6। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो वीडियो यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो इसको रिवर्स करके देखें वीडियो को, जिससे वो आपको अच्छी समझ में आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखो, कोई कार्य है, तो उस कार्य को पूर्ण करने में, यानी कि कार्य को 3 व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 4। अब व्यक्ति 3 की जगह कितने कर दिए? 4 व्यक्ति कर दिए। तो जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे हम तो काम को जल्दी करेंगे। व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या में क्या होगी? कमी। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे दिनों की कमी होती जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? दिनों की संख्या बढ़ रही है, यानी व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है तो दिनों की संख्या में कमी हो रही है। एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान घट रहा है। तो इसलिए कौन सा अनुपात लगेंगे इसमें? प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, ये देखिए, व्यक्तियों की संख्या जो है, व्यक्तियों की संख्या है 3, तो कार्य को पूरा करने में समय लग रहा है 4 दिन। अब वो कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या 3 की जगह कितनी कर दी? 4। तो उनको कितने दिनों में लगेंगे? भाई 4 व्यक्ति कर दिए तो यानी कि समय क्या लगेगा? कम ही लगेगा। तो क्या करेंगे हम? दिन क्या मान लेंगे? उसको 22 मान लेंगे। ठीक है, माना व्यक्तियों की संख्या 4 होने पर कार्य को पूरा होने में लगे दिन बराबर
बाई हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं, लेकिन दिनों की जो लास्ट में दिन आना चाहिए और दिनों की संख्या क्या मानेंगे हम, बाई मानेंगे। ठीक है, अतः प्रतिलोम अनुपात से, ठीक है, तो सूत्र लगा देंगे इसमें, x1 बटे x2 बराबर बाई 2 बटे बाई 1। अब ये मान आपको रखने हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि पहली लाइन जो होगी वो x होगी, दूसरी लाइन बाई। तो ये तो हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा बाई 1 और ये हो जाएगा आपका बाई 2। तो ये सवाल जो है आपको ही करना है। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में बताना है आपको, मैं इसका अलग से वीडियो बना के और बता दूंगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्से भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 25 बक्सों में रखा जाता है, इसको देखो गौर से समझना है प्रश्न को। यदि आपने प्रश्न को समझ लिया तो आप उसको तुरंत हल कर देंगे, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक बैच है, बोतलों का क्या है, एक बैच, जिसमें 25 यानी कुछ बोतलें हैं। अब बोतलें देखो, प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं, यानी एक बक्से में 12 बोतल रख रहे हैं हम, तो कितने बक्से चाहिए हमें, 25 बक्से चाहिए। एक बक्से में 12 बोतलें रखते हैं तो कितने बक्से चाहिए, 25। अब वो कह रहा है कि एक बक्से में हम 20 बोतलें रखेंगे, एक बक्से में कितनी बोतलें रखेंगे, 20, तो कितने बक्से चाहिए। अब देखो जब हम बक्से में 12 बोतल रख रहे हैं तो हमें कितने चाहिए, 25। अब 12 की जगह हम रख रहे हैं 20, यानी संख्या बोतलों की हमने बढ़ा दी, तो बक्से क्या चाहिए, हमें कम चाहिए। ठीक है भाई, बोतल जब एक बक्से में 20 बोतल रख रहे हैं और कहाँ हम 12 रख रहे थे, तो यानी संख्या में वृद्धि कर दी है इसमें बोतलों में। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे बोतलों की संख्या हम डिब्बे में बक्से में बढ़ाते जाएंगे, उसी अनुपात में बक्सों की संख्या में कमी होती जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, प्रतिलोम अनुपात लगा करके और सूत्र लगा करके इसको हम हल कर देंगे। देखते हैं, चलो आगे देखो। ये पहले प्रश्न नंबर 7 की क्या बनाते हैं, सारणी, बोतलों की संख्या और नीचे है बक्सों की संख्या। ठीक है, अब देखो बोतलों की संख्या, जब एक बोतलों की संख्या 12 है, यानी एक बक्से में हम 12 बोतल रख रहे हैं, तो हमें बक्से चाहिए कितने, 25। ठीक है, और यदि एक बक्से में हम बोतल रख रहे हैं कितनी, 20, तो कितने बक्से चाहिए हमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, बक्सों की संख्या मान लेंगे क्या, 22। ठीक है, अब 22 क्यों माना हमने, x क्यों नहीं माना, क्योंकि हमने इसको नीचे की लाइन में ले लिया है, तो हमने नीचे की लाइन में क्या मानते हैं, 22, और ऊपर की लाइन में x। ठीक है, आप चाहे तो इस बक्से की संख्या को ऊपर ले सकते हैं और बोतलों की संख्या को नीचे ले सकते हैं, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है कि हमें ये लाइनों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो, जब बोतल एक बक्से में हम 20 बोतल रख रहे हैं तो बक्सों की संख्या हमने क्या मानी है, 22। तो माना एक बक्से में 20 बोतल रखने पर आवश्यक बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या क्या मान ली हमने, 22। ठीक है, ये हमें पता लग ही रहा है कि हम बोतलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो बक्सों की संख्या क्या होगी, हमारे लिए आवश्यकता कम होगी। अतः प्रतिलोम अनुपात से, प्रतिलोम अनुपात का सूत्र क्या है,
x1/x2 बराबर y2/y1। तो इसमें क्या करना है, आपको मान रखना है। ऊपर वाली लाइन x होती है तो ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2, ये y1 और ये y2। तो इसमें मान रखने हैं आपको और आपको ये हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। ये 6 और 7 जो है, प्रश्न नंबर 6 और 7 दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होगी। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। यानी कुछ वस्तुएं हैं तो 63 दिन में बनाने के लिए कितनी चाहिए, 42 मशीनें। अब यदि हमें वही वस्तुएं 54 दिन में बनानी है तो देखो 54 दिन में बनानी है तो क्या होगा, मशीनों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। भाई किसी काम को हमें जल्दी करना है तो मशीनों की संख्या लानी, यानी मशीन और लानी पड़ेगी हमें। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे दिनों की संख्या हम कम करते जाएंगे वैसे वैसे मशीनों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें प्रतिलोम अनुपात लगा देंगे। ठीक है, तो पहले इसकी क्या बना लेते हैं, सारणी। तो देखो ये दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, और एक तरफ लिखते हैं मशीनों की संख्या। ठीक, ऊपर वाली लाइन x और नीचे वाली लाइन y। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यदि कोई वस्तु हमें 63 दिन में बनानी है, 63 दिन में बनानी है तो मशीनों कितनी मशीनें चाहिए, 42 मशीनें। यदि वही वस्तुएं हमें 63 दिन की जगह कितने दिनों में बनानी है, 54, यानी जल्दी बनानी है वो हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यदि दिन और कम हुए तो और मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यदि दिनों की संख्या में और कमी कर दी हमने तो मशीनों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे दिनों की संख्या घटाते जाएंगे मशीनों की संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मशीन की संख्या में क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर y मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना 54 दिनों में, माना 54 दिनों में वस्तुओं को बनाने के लिए आवश्यक मशीनों की संख्या क्या मान ली हमने, y मान ली, y है। ठीक है, अतः प्रतिलोम अनुपात से, अतः प्रतिलोम अनुपात से क्या हो जाएगा, x1/x2 बराबर y2/y1। ठीक है, इसमें देखो x1 तो ये है, x2 ये है, y1 ये है और y2 ये है। तो इसमें मान रखना है और आपको ही हल करना है। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट में आपको बताना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। यानी इस स्पीड से चल रही है तो वो कितना समय ले रही है, 2 घंटे। यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा, यानी 60 की जगह हमने चाल बढ़ा दी 80, तो चाल बढ़ा दी तो सीधी सी बात है समय क्या हो जाएगा, कम। भाई चाल हमने बढ़ा दी तो समय कम लगेगा। यदि चाल हम और बढ़ा देते हैं तो हमें समय और कम लगेगा। और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे 60 की जगह 80 की और 80 की जगह हमने कर दी 100, तो समय हमें और भी कम लगेगा।
यानी जैसे जैसे चाल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समय में कटौती होती जाएगी, समय में कमी होती जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र लगा देंगे और इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 की क्या बनाते हैं, पहले सारणी बनाते हैं। तो कार की चाल और समय, ठीक है। कार की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समय कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। अब कार की चाल 60 से कर दी कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसको समय क्या लगेगा वो पूछ रहा है ये। तो समय हमने क्या मान लिया, बाई मान लिया। ठीक है, ये आपका x है और ये नीचे वाला बाई, ये फिक्स है। तो क्या करेंगे हम, माना कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लगने वाला समय बाई है या 22 घंटे है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, बाई मान लिया। अतः प्रतिलोम अनुपात से यह हमें पता चल ही रहा है कि भाई जैसे जैसे हम चाल बढ़ाएंगे वैसे वैसे समय में कमी होती जाएगी। अतः प्रतिलोम अनुपात से, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। बस ये सूत्र याद करने हैं और आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझनी है। मेन जो अंतर है वो लैंग्वेज का है। यदि आपने लैंग्वेज समझ ली प्रश्न की कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है तो आप उसको तुरंत हल कर देंगे। प्रतिलोम अनुपात से सूत्र लिख देंगे, x1 बटे x2 बराबर बाई 2 बटे बाई 1। ठीक है, ऊपर वाली लाइन हमेशा x होती है, नीचे वाली लाइन बाई होती है। तो ये हो गया x1, ये x2, ये बाई 1 और ये बाई 2। ठीक है, मान आपको रखने हैं और आपको ही इसको हल करना है। बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा इसको यानी केवल कैलकुलेशन करनी है, बाकी सारा जो कुछ है इसमें तो ये हो ही गया है। ठीक है, अब इसके बाद में है प्रश्न नंबर 10। देखिए 10वां बड़ा ही रोचक प्रश्न है। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, कितने दिन में कर रहे हैं उसको, 3 दिन में। ये तो व्यक्ति और ये दिन। ठीक है, 2 व्यक्ति 3 दिन में लगा रहे हैं। पहला है इसका कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो 2 की जगह व्यक्ति कितने रह गए, एक ही रह गया व्यक्ति। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा, भाई 2 की जगह एक ही रह गया तो कितने दिन होंगे। अब देखो 2 व्यक्ति थे तो 3 दिन, अब व्यक्ति रह गया एक तो दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, 0 यानी कि जैसे 2 का 1 रह गया तो अब 1 की जगह कितने दिन में करेगा उसको, 3 की जगह कितने दिन लेगा वो, 6 दिन लेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी काम को पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात है, एक का मान घट रहा है दूसरे का मान बढ़ रहा है, तो प्रतिलोम अनुपात लगाएंगे और इसको हल कर देंगे। देखो आगे, ये मैंने प्रश्न नंबर 10वां है इसका पहला, इसकी सारणी बनाई है। तो देखो व्यक्तियों की संख्या, प्रश्न कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि कार्य शुरू करने से पहले एक व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार। यानी कार्य प्रारंभ करने से पहले बीमार व्यक्ति बराबर 1। अतः व्यक्तियों की संख्या, भाई एक बीमार पड़ गया, 2 व्यक्ति हैं तो 2 - 1, तो व्यक्तियों की संख्या क्या रह गई, 1 रह गई वो।
यानी एक ही व्यक्ति रह गया, तो व्यक्ति रह गया एक। तो एक व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा, तो वो दिनों की संख्या क्या मान लेंगे हम, 22। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसकी लैंग्वेज, माना एक व्यक्ति उस कार्य को 22 दिन में पूरा करता है। यानी हमने उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, वो 22 दिनों में। ठीक है, अतः प्रतिलोम अनुपात से क्या हो जाएगा, सूत्र लिखें इसका। सूत्र है x1/x2 बराबर y2/y1। अब देखो ये तो है आपका x1, ये है x2, ये है y1 और ये है आपका y2। मान रखने हैं और इसको हल करना है बस। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो ये पहले व्यक्ति थे कितने, 2 व्यक्ति, काम पूरा हो रहा है 3 दिन में। ठीक है, अब हमें प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि काम जो है हमें 1 दिन में ही पूरा करवाना है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो इस बार व्यक्तियों की संख्या मान लेंगे हम, क्या जो भी मानना है वो मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो कैसे करते हैं इसको। दूसरे की सारणी बनाते हैं हम, तो व्यक्तियों की संख्या और दिन। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, 2। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 2। तो इस काम को 2 व्यक्ति कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि यदि हमने इस काम को 1 दिन में ही पूरा करना है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो माना व्यक्तियों की संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली ये। ठीक है, तो ये आपकी सारणी कंप्लीट। तो माना एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या मान ली हमने, x। ठीक है, तो अब देखो भाई दिन 3 है तो यानी 2 व्यक्ति कर रहे हैं। दिन 2 होते तो क्या होता, हमारे व्यक्तियों की संख्या हमें और बढ़ानी पड़ती। अब दिन 1 है तो व्यक्तियों की संख्या हमें और बढ़ानी पड़ेगी। यानी जैसे जैसे हमें दिनों की संख्या में कमी करेंगे वैसे वैसे व्यक्तियों की संख्या में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी एक का मान घट रहा है तो दूसरे का मान बढ़ रहा है। दिनों की संख्या घट रही है तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। तो इसमें कौन सा अनुपात हो गया, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, तो अतः है प्रतिलोम अनुपात से। ठीक है, सूत्र लिखेंगे x1/x2 बराबर y2/y1। ठीक, अब इसमें देखो ये ऊपर वाला लाइन तो x की होती है, नीचे वाली लाइन y की होती है। तो ये हो गया आपका x1, ये x2, ये y1 और ये y2। मान रखने हैं इसमें और इसको कैलकुलेशन करनी है, उत्तर आ जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में है इसका लास्ट सवाल 11वां। ठीक है, तो देखो लास्ट क्या कह रहा है, किसी स्कूल में 45 मिनट